नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट है। सेशन को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द की टू द मेडिटेरियन सी? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। दोस्तों, जो स्ट्रेट होती है या फिर जल संधि होती है, यह दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है और दो देशों को सेपरेट करती है। तो यहाँ पर जो जिब्राल्टर जल संधि है दोस्तों, वह अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है और अटलांटिक ओशन से भूमध्य सागर में आने का एकमात्र रास्ता है जिब्राल्टर जल संधि, इसीलिए इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंशियल कमीशन? तो दोस्तों, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है ना? और यह एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो वित्त आयोग एक कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है दोस्तों। ठीक है ना? इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट? तो दोस्तों, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत किसी भी एक राज्य के राज्यपाल को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दूसरे राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। ठीक है ना? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 153 है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है? तो राज्यपाल को किस में डिस्क्राइब किया गया दोस्तों? आर्टिकल 153, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न? दोस्तों, सचिन तेंदुलकर यंगेस्ट पर्सन है जिनको भारत रत्न दिया गया और इनको 2014 में 40 साल की उम्र में भारत रत्न प्रदान किया गया। और यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, सचिन तेंदुलकर की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। इसको बोरिया मजुमदार और सचिन तेंदुलकर ने मिल के लिखा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? What is the mountain range that extend from Gujarat in the west to Delhi in the north? तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। प्रीवियस वीडियोस, ज्योग्राफी वाली वीडियो के मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि ये किस प्रकार की माउंटेन रेंज हैं, तो ये है ओल्ड माउंटेन रेंज। ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अरावली माउंटेन रेंज ओल्ड माउंटेन रेंज की श्रेणी में आती हैं और ये 692 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? इन विच 5 ईयर प्लान 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड? तो दोस्तों, 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 तक चली थी, 1974 से 1979 तक चली थी। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को बेसिक मिनिमम नीड प्रोवाइड करके जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना या फिर बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो कि 1974 से 1979 तक चली थी।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद को निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों बुद्धिस्ट काउंसिल से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उनको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो है चौथी बौद्ध परिषद का जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुई थी दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में। और उस समय राजा कौन था? उस समय किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक शासक था, ठीक है ना। और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों वो हुई थी राजगीर में। कहाँ हुई थी? राजगीर में। और उस समय किसका शासनकाल था? अजात शत्रु का। किसका था? अजात शत्रु। और जो सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों बर्मा में, म्यांमार में, बर्मा, जिसको कि प्रेजेंट में म्यांमार बोला जाता है। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। तो फोर्थ कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। विश्व मादक पदार्थ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज सेलिब्रेटेड? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जून एवरी ईयर। ध्यान रखेंगे इसको। किसी भी तारे की दूरी को मापने के लिए कौन सी मानक इकाई है? व्हाट इज द यूनिट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार? तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर के माध्यम से हम किसी भी तारे की दूरी को, स्टार की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और लाइट ईयर किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स में। तो लाइट ईयर जो है दोस्तों वो डिस्टेंस यानी कि दूरी का मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का एक प्रत्यक्ष कर है, यानी कि जिसको केंद्र सरकार डायरेक्टली आपसे लेती है? तो डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स, आयकर जो है दोस्तों वह केंद्र सरकार का एक प्रत्यक्ष कर है। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर और कौन कौन से टैक्स आते हैं आप ध्यान से देखिएगा इसको। इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स हैं, वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? अप्रत्यक्ष कर। तो इनडायरेक्ट के अंदर आते हैं दोस्तों कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना, और सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, और वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी। ये सभी क्या हैं? ये हैं दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है और हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है, विच सिटी इज नोन एज द कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया? तो किस सिटी को भारत का कॉटन पॉलिस कहा जाता है? दोस्तों मुंबई को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। मुंबई को क्या कहा जाता है? कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर उच्च आर्द्रता, इसकी यहाँ की ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके कारण यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री लगाने के लिए आइडियल स्थान है, ठीक है, आदर्श स्थान है। कॉटन इंडस्ट्री यानी कि कपास उद्योग का फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। तो इसीलिए इसको कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इज राइट आंसर। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इसको श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। तो और नागार्जुन सागर अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है, ठीक। यह किस स्टेट में है? यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, उनको ध्यान में रखेंगे। तो समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान हमने लिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन से संविधान से बोरो किया हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। और कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, ये 3 लिस्ट हमारे संविधान में है। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, तो राज्यों और केंद्र के बीच जो पावर्स का डिवीजन होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्टेट के सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है और सेंट्रल के जो केंद्र के सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में है, ठीक है ना। और ये सब आते हैं 7th शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में आते हैं दोस्तों? 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 के अंतर्गत,
इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको कि ये आर्टिकल 7th शेड्यूल और आर्टिकल 246 के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो जो कंकरेंट लिस्ट है दोस्तों उसमें 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं और जो यूनियन लिस्ट है उसमें टोटल 100 सब्जेक्ट हैं। तो इनके सब्जेक्ट, इनका शेड्यूल, इनका आर्टिकल ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत निम्न में से किस वस्तु पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करता है? इंडियाज मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंट ऑन, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, तो इसीलिए हमारी सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में खर्च होती है, ठीक है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं आपको। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व हाथी दिवस, एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए ये चीज़ मनाई जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12 अगस्त। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे, शेर दिवस। तो शेर के कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जैव ईंधन दिवस, बायोफ्यूल डे, ये भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को लायन डे, बायोफ्यूल डे और 12 अगस्त को एलिफेंट डे, इन तीनों को आप एक साथ याद रखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ हीट, तो हीट का मात्रक होता है आपका जूल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए इजी होगा, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।